नमस्कार। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के एक और बहुत ही अहम उपन्यास परती परिकथा पर बात करने वाले हैं। ये 1957 में आया था। जी। मैला आंचल के ठीक बाद रेणु जी हमें फिर से बिहार के गांव में ले जाते हैं। पूर्णिया जिला, मिथिलांचल। लेकिन हाँ, इस बार कहानी का मिजाज थोड़ा अलग है। हाँ, और हम जो ये चर्चा कर रहे हैं वो आधारित है एक लेख पर जिसका टाइटल है परती परिकथा, ग्रामीण संघर्ष और प्रगति। तो कोशिश रहेगी कि हम उपन्यास की रूह तक पहुंचे। बिल्कुल। मतलब उसकी कहानी, किरदार, मुद्दे क्या हैं। हाँ, और साहित्य में इसकी जगह क्या है, खास तौर पर आजादी के फौरन बाद जो गांव बदल रहे थे उस संदर्भ में। और जो इसका सेंट्रल आइडिया है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। एक बंजर जमीन, परती, उसे कैसे उपजाऊ बनाया जाए और ये कोशिश कैसे पूरे समाज के बदलने का प्रतीक बन जाती है। सोचने वाली बात है। तो चलिए इसी जमीन और इसके लोगों की कहानी को खोलते हैं। पहले माहौल समझ लेते हैं। जगह तो है बिहार का पूर्णिया जिला जी। और टाइम है आजादी के बाद का, 1947 के बाद, जब आजादी की सुबह तो हुई थी पर शायद उसकी रोशनी अभी गांव तक ठीक से पहुंची नहीं थी। हाँ, ये वो टाइम था जब उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन जो पुरानी जड़ें थीं वो भी बहुत गहरी थीं। जमींदारी का असर था, पिछड़ापन था, और इसी सब के बीच बदलाव की एक, कह सकते हैं, धीमी सी आहट भी थी। रेणु ऐसी कश्मकश को पकड़ते हैं। और इसी माहौल में उपन्यास का दिल है पड़ती जमीन को आबाद करना। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोगों की उम्मीदें हैं, उनका संघर्ष है, उनका भविष्य है। कहानी जैसे पूछ रही हो कि क्या एक बंजर समाज भी दोबारा हरा भरा हो सकता है। सही कहा। ये फिजिकल स्ट्रगल और सोशल चेंज के बीच का जो गहरा रिश्ता है उसको दिखाता है। एक की कामयाबी दूसरे से जुड़ी है। तो फिर कहानी के मंच पर कौन कौन है, मेन किरदार कौन है? सबसे पहले तो जीतन है। हाँ, जीतन। एक नौजवान किसान जो शीला है, आंखों में सपना है कि गांव की जो ऊसर जमीन है उसे हरा भरा करना है। ये उसके लिए सिर्फ खेती नहीं है। नहीं, ये एक मिशन है। हाँ, जैसे पूरे गांव की तकदीर बदलने का बेड़ा उठा लिया हो। जीतन एक तरह से उस नई पीढ़ी का चेहरा है जो पुरानी नाउम्मीदी को बस मान लेने को तैयार नहीं। वो अपनी मेहनत, अपने इरादे को आजमाना चाहता है। और उसका साथ देती है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, उसकी पत्नी सुहागन। जी। वो सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड नहीं है, वो गांव की औरतों की जो अंदरूनी ताकत होती है ना, उनका सब्र और बदलाव में उनका जो चुपचाप मगर मजबूत रोल होता है, उसकी जीती जागती तस्वीर है। सुहागन जैसे किरदार याद दिलाते हैं कि बदलाव की कहानियों में अक्सर मर्दों का नाम होता है, पर उसकी बुनियाद में औरत का धीरज और मेहनत छुपी होती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है पुरानी ताकतें, जैसे कुलीसा। हाँ, कुलीसा। गांव का असरदार जमींदार। उसकी तो पूरी कोशिश है कि भाई जैसा चल रहा है वैसा ही चले, कुछ ना बदले। क्योंकि उसका फायदा उसी में है कि गरीब किसान परती जमीन की तरह ही दबा रहे। हाँ, वो उस विरोध का प्रतीक है जो हर नई सोच, हर तरक्की की कोशिश के सामने आता है। ये सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरी मानसिकता है। बिल्कुल। और फिर एक और अहम किरदार है राम सनेही। जी, राम सनेही। समाज सेवी हैं, टीचर हैं, जैसे बाहर की दुनिया से ताजी हवा लेकर आए हों। गांव में शिक्षा की, नए विचारों की बात करते हैं। राम सनेही जैसे लोग उम्मीद की तरह होते हैं। वो दिखाते हैं कि जानकारी, चेतना, ये कैसे धीरे धीरे ही सही पर बदलाव के लिए जमीन तैयार करती हैं। और इन मेन किरदारों के आसपास पूरा गांव है। अलग अलग जाति के, तबके के लोग, किसान, मजदूर, औरतें, बच्चे, सब अपनी अपनी जगह जी रहे हैं, लड़ रहे हैं, बदलते वक्त से तालमेल बिठा रहे हैं। यही तो रेणु की खूबी है, पूरी दुनिया बना देते हैं। हाँ, वो किसी एक हीरो की कहानी नहीं कहते, बल्कि पूरे समाज की धड़कन सुनाते हैं। अब अगर उन मुश्किलों पर आए जिनका सामना जीतन और गांव वालों को करना पड़ा, तो जो हमें जानकारी मिली है वो बताती है कि जमींदारी का शोषण बहुत बड़ा रोड़ा था। अच्छा, लड़ना था, पुरानी ताकतों से भी लड़ना था। तो ये मुश्किलें क्या सिर्फ बाहर की थी या लोगों के मन में भी कुछ था? ये बहुत अहम सवाल है। बाहरी मुश्किलें तो थीं ही, जैसे कुदरत का कहर भी, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, मेहनत पर पानी फिर जाता था। हाँ, वो तो है। लेकिन सामाजिक दिक्कतें भी कम नहीं थीं। वो जो जाति वाली ऊंच नीच है, गहरे अंधविश्वास हैं, ये सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ने से रोकते थे। तो ये सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी बेड़ियां भी थीं। दिलचस्प बात यह है कि रेणु इन संघर्षों को सिर्फ जीतन की कहानी नहीं बनाते। वो दिखाते हैं कि ये उस वक्त के हजारों गांवों की असलियत थी। आजादी तो आ गई थी, पर जमीनी हकीकत अभी भी वही शोषण और जड़ता वाली थी। लेकिन हाँ, अंधेरा था तो रोशनी की उम्मीद भी थी।
गांव में सिर्फ मुश्किलें ही नहीं थी, बदलाव की आहट भी थी। धीरे धीरे ही सही, मॉडर्निटी गांव तक पहुंच रही थी। नए विचार, शायद खेती के नए तरीके। हाँ, और इसमें राम स्नेही जैसे लोगों का बड़ा रोल था। शिक्षा और जागरूकता फैलाकर वो लोगों की सोच को खोल रहे थे। ज्ञान अपने आप में एक ताकत बन रहा था। बिल्कुल। और इसी कड़ी में देखें तो सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट का उभरना एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, हाँ। लोगों को ये समझ आने लगा था कि अकेले अकेले लड़ने से बेहतर है मिलकर काम करना। ये जमींदारों के खिलाफ एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड आवाज बनने की शुरुआत थी। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। आज़ादी के बाद सरकार की भी कुछ कोशिशें थीं। भूमि सुधार कानून, सहकारी खेती को बढ़ावा देना, ये बातें भी गांव तक पहुंच रही थीं। हाँ, भले ही जमीन पर उनका असर धीमा रहा हो, मुश्किलों भरा रहा हो, पर उन्होंने एक उम्मीद तो जगाई। तो एक तरफ पुरानी व्यवस्था का दबाव और दूसरी तरफ नई संभावनाओं के दरवाजे भी खुल रहे थे। उपन्यास इसी खींचतान को बड़ी ईमानदारी से दिखाता है। अब जरा उस सेंट्रल मेटाफर पर आते हैं, परती से उर्वरता। ये सिर्फ मिट्टी का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये रूपक सोशल चेंज का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। जैसे बंजर जमीन को मेहनत से, पानी से, देखभाल से जिंदा किया जा सकता है, हाँ। वैसे ही एक पिछड़े निराश समाज को भी सामूहिक कोशिश, शिक्षा और लगन से बेहतर बनाया जा सकता है। जो सोर्स मटेरियल है वो ये साफ करता है कि रेणु सिर्फ रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं, वो असल में उम्मीद और मेहनत को एक तरह से क्रांतिकारी टूल की तरह पेश कर रहे हैं। परती जमीन को उपजाऊ बनाने की जिद सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं है, ये उस दौर की सामाजिक निराशा के खिलाफ एक क्रिएटिव विद्रोह है। ये नजरिया तो उपन्यास को और गहरा बना देता है। मतलब मेहनत सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि इज्जत और बदलाव का हथियार भी है। बिल्कुल। अब वो जो मुख्य थीम्स हैं जिन पर सोर्स जोर देता है उन पर आते हैं। पहला तो है सामाजिक यथार्थ का बिल्कुल बेबाक चित्रण। हाँ। गांव की गरीबी सब सामने रखते हैं। ये दिखाता है कि आजादी का मतलब फौरन जमीनी राहत नहीं था। दूसरा है स्वतंत्रता के बाद का भारत। उपन्यास उस बदलाव के दौर को पकड़ता है। नए विचार आ रहे थे, भूमि सुधार, सहकारी खेती पर पुरानी ताकतें भी अड़ी हुई थीं। ये उम्मीदों और मुश्किलों के बीच का रास्ता था। तीसरा, इंसानी जद्दोजहद और उम्मीद। जीतन और सुहागन जैसे किरदार दिखाते हैं कि कितनी भी मुश्किलें हों, इंसान के अंदर लड़ते रहने और बेहतर कल का सपना देखने की ताकत होती है। उनकी कहानी हिम्मत देती है। और चौथा, औरतों की भूमिका। सुहागन के जरिए रेणु ये साफ करते हैं कि गांव के समाज की रीढ़ औरतें हैं। उनकी ताकत, उनका योगदान अक्सर अनदेखा रह जाता है, पर उनके बिना कोई बदलाव पूरा नहीं हो सकता। जी, ये सारे धागे मिलकर उपन्यास को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस दौर के समाज को एक जीता जागता दस्तावेज बना देते हैं। अब थोड़ी बात रेणु की उस खास शैली की करते हैं जिसे आंचलिकता कहते हैं। मतलब कहानी पूरी तरह अपने इलाके के रंग में रंगी हुई। हाँ, उनकी जादूगरी है ये। इस उपन्यास में भी मिथिलांचल की मिट्टी की खुशबू है। वहाँ के लोकगीत, रीति रिवाज, बोली वाणी पढ़ते हुए लगता है जैसे हम खुद परानपुर गांव पहुंच गए। हाँ, उनकी भाषा की यही तो खासियत है। एकदम सहज है, जमीन से जुड़ी हुई, लेकिन उसमें एक पोएटिक टच भी है। वो मिथिला के मुहावरों, शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि पूरा माहौल जिंदा हो जाता है। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। नहीं, ये कहानी को असली बनाता है। हाँ, किरदारों को, कहानी को असलियत का रंग देता है। और उनका नजरिया बहुत यथार्थवादी है। गांव की जिंदगी की खूबसूरती भी दिखाते हैं और कड़वी सच्चाई भी, बिना किसी झिझक के। यही ईमानदारी उनके लेखन की ताकत है। साहित्य में इसका महत्व क्या है? देखिए, परतीपरी कथा हिंदी में आंचलिक उपन्यास की परंपरा को और ताकत देता है। ये दिखाता है कि गांव की कहानी भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स, गहरी और जरूरी हो सकती है जितनी शहर की। ये उपन्यास आजादी के बाद के ग्रामीण भारत की उम्मीदों और चुनौतियों को एक ऑथेंटिक आवाज देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो बड़े बड़े नेशनल लेवल के बदलाव होते हैं वो आम आदमी की जिंदगी को कैसे छूते हैं, उसे कैसे बदलते हैं। अक्सर लोग परतीपरी कथा की तुलना रेणु के ही मास्टरपीस मैला आंचल से करते हैं। हाँ, करते हैं। समानताएं तो हैं, जाहिर है। दोनों मिथिलांचल पर हैं। दोनों में गांव का जीवन है, सामाजिक सच्चाई है, आजादी के बाद के बदलाव हैं, और दोनों में रेणु की वही खास आंचलिक शैली है। लेकिन जो सोर्स है वो बताता है कि दोनों में कुछ अहम फर्क भी हैं। हाँ, फर्क साफ है। मैला आंचल में आप देखेंगे कि सामाजिक टकराव, राजनीतिक गहमा-गहमी और खास तौर पर जाति का सवाल वो ज्यादा उभर कर आता है। अच्छा। वहां संघर्ष ज्यादा तीखा लगता है,
ज्यादा उलझा हुआ, जबकि पड़ती परिकथा का जो फोकस है वो पड़ती जमीन को आबाद करने का सामूहिक संघर्ष है, कोऑपरेटिव कोशिशें हैं, और एक तरह से कहें तो आर्थिक सामाजिक बेहतरी की तरफ बढ़ने पर ज्यादा जोर है। तो ऐसा नहीं कि पड़ती परिकथा में संघर्ष नहीं है। नहीं, संघर्ष तो है, बस उसका रूप और शायद समाधान की दिशा कुछ अलग है। बिल्कुल। कह सकते हैं कि पड़ती परिकथा में चुनौतियों के साथ साथ उनसे निकलने के रास्ते पर, उम्मीद पर ज्यादा ध्यान है। ये दिखाता है कि रेणु एक ही इलाके की कहानी को अलग अलग एंगल से देख सकते थे, दिखा सकते थे। दोनों ही उपन्यास अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। तो आखिर में कहानी कहाँ पहुंचती है? उपन्यास का अंत कैसा है? क्या सब ठीक हो जाता है? सोर्स कहता है कि उम्मीद भरा है पर रियलिस्टिक है। हाँ, मतलब जीतन और गांव वालों की मेहनत रंग लाती है। वो पड़ती जमीन धीरे धीरे जिंदा होती है, उपजाऊ बनती है। ये उनकी जीत है, गांव में तरक्की का एक इशारा है। दिखाता है कि कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। लेकिन ये कोई फिल्मी एंडिंग नहीं है। जो पुरानी ताकतें हैं जैसे कुलीसा या वो जमींदारी वाली सोच, वो पूरी तरह खत्म नहीं होती। उनका असर रहता है, भले ही कमजोर पड़ गया हो। बदलाव एक दिन में नहीं आता। और रामस्नेही जैसे लोग, रामस्नेही जैसे किरदार जो शिक्षा और जागरूकता से बदलाव लाने में लगे थे, वो एक तरह से भविष्य की नींव रख रहे हैं। उनका काम शायद तुरंत बड़ा नतीजा न दे, पर वो लंबे समय तक चलने वाले बदलाव की जमीन तैयार करते हैं। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि बदलाव मुमकिन है, तरक्की हो सकती है, पर ये एक धीमी, लगातार चलने वाली लड़ाई है। बिल्कुल। इसके लिए सिर्फ एक हीरो नहीं चाहिए, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाली सामूहिक मेहनत और पक्का इरादा चाहिए। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और गहरा संदेश है, आज भी उतना ही रेलेवेंट है। चलिए, तो इस पूरी बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार समेट लेते हैं। जरूर। हमने देखा कि पड़ती परिकथा आजादी के बाद के ग्रामीण भारत में बदलाव की एक बहुत यादगार कहानी है। वो जो बंजर जमीन को जिंदा करने का रूपक है, हाँ, बहुत शक्तिशाली है। वो इंसानी हिम्मत, उम्मीद और मिलकर काम करने की ताकत को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। रेणु की आंचलिक शैली, उनका यथार्थवाद हमें उस दौर के गांव की सच्चाई के बहुत करीब ले जाता है। हमने ये भी समझा कि कैसे ये उपन्यास मैला आंचल से जुड़ते हुए भी अपनी एक अलग पहचान रखता है, शायद थोड़ी ज्यादा उम्मीद और आगे बढ़ने की चाहत के साथ। कुल मिलाकर ये उपन्यास न सिर्फ हिंदी साहित्य की एक अहम कृति है, बल्कि ये हमें गांव के समाज की आकांक्षाओं को, उनके संघर्षों को और तरक्की की उनकी इच्छा को समझने का एक नजरिया देता है, प्रेरणा देता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारी आज की चर्चा से ही निकला है, पर जिस पर हमने सीधे सीधे बात नहीं की। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि वो जो बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का संघर्ष था, वो आज भी कई मायनों में जारी है? हमारे समाज में आज ऐसी कौन सी पड़ती जमीनें हैं, जैसे गहरी बैठी असमानता हो, या मौकों की कमी हो, या शायद आपसी भरोसे की कमी हो, जिन्हें फलने फूलने के लिए, मतलब उपजाऊ बनाने के लिए, जीतन और उसके गांव वालों जैसे ही लगातार और सामूहिक कोशिश की जरूरत है? इन नई पड़ती जमीनों को कौन और कैसे आबाद करेगा?